कोरोना वायरस का भी कोई और नाम है? कोविड-19। और इस कोविड-19 शब्द का आखिर मतलब क्या है? कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज और 19 में शुरू हुआ था इसलिए इसको 19 कहते हैं। वाह, इट्स वेरी गुड। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग यानी? नाना नानी दादा दादी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत जरूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी चाहिए और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हमें मान लो कोरोना के लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एयर इंडिया का बोइंग 737 तैयारा केरल के कोझिकोड में हुआ हादसे का शिकार। तैयारी में सवार थे 191 लोग, 17 की हुई मौत। वजीर आजम ने जाहिर किया रंज। जम्मू कश्मीर के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने सीएजी का ओहदा संभाला। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पताल का किया इफ्तिताह। इसमें मरीजों को डायलिसिस यूनिट, सिटी स्कैन समेत मिलेंगी जदीद सहूलियात। और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि 1000 साल तक महफूज रहेगा राम मंदिर। इस तरह की जा रही है तैयारी। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। केरल में कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जहाज जबरदस्त हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 जहाज कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरते वक्त गिर गया और 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस जहाज ने दुबई के वक्त के मुताबिक दोपहर 2:14 पर परवाज भरी थी। शहरी हवाबाजी डायरेक्टरेट के मुताबिक कालीकट हवाई अड्डे पर भारत के वक्त के मुताबिक शाम 7:40 पर लैंड करते वक्त ये हादसा पेश आया। रनवे नंबर 10 पर लैंड करते वक्त जहाज पूरा रनवे पार कर गया और एक 35 फीट खाई में गिर गया। राहत की बात यह रही कि 2 हिस्सों में टूटने के बाद भी जहाज में आग नहीं लगी, जिसकी वजह से कई लोगों को महफूज बचा लिया गया। इस हादसे में कुल 17 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि संगीन तौर पर जख्मी मुसाफिरों को कोझिकोड के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। जाए हादसा पर राहत और बचाव का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हादसे में पायलट और को पायलट समेत 17 लोगों की मौत हुई है। जहाज में कुल 190 लोग सवार थे, जिनमें 184 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स समेत 10 बच्चे भी शामिल थे। मुसाफिरों और उनके कुनबों को हर मुमकिन मदद देने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मेंबरान के साथ स्पेशल असिस्टेंट टीम के अराकीन कोची, मुंबई और दिल्ली से खिदमात देने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा राहत देने के लिए मुंबई और दिल्ली से स्पेशल परवाजों का भी इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर रंज का इजहार करते हुए ट्वीट में कहा कि कोझिकोड में हुए हादसे से हैरान हूं। अपने रिश्तेदारों को खोने वाले लोगों के तई मैं इजहार ताज़ियत करता हूं और हादसे में जख्मी लोगों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। केरल के वज़ीर आला पी विजन जी से बात की है। इंतजामिया के लोग मौके पर पहुंच गए हैं और मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जा रही है। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड हवाई हादसे की जाए वकूअ का दौरा कर राहत कामों का जायजा लिया। सीनियर अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। साथ ही उन्होंने बताया कि बदकिस्मती से हादसे का शिकार हुए जहाज का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद हो गया है। AAIV मामले की जांच कर रहा है। Our passengers who have suffered
injuries are receiving medical treatment in the government and the private hospitals. But as I said, our hearts reach out. We are doing whatever we can. But as a small token, as a small gesture of our desire to do something for those who have lost their lives and have suffered injuries, by way of interim relief, and I underline the way, by way of interim relief, I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. This is over and above all the other compensations, etc., which might be forthcoming from different agencies, the insurance of the aircraft, etc. Let me just share with you some facts. Now that the 2 black boxes have been found, it will be premature for me to speculate on what the precise cause of this accident was, but I can share with you that the aircraft was being captained and operated by one of our most distinguished and experienced commanders, Captain Deepak Vasant Sathe. In fact, the captain had more than 10,000 hours of flying experience. He had landed on this very airfield, I think, as many as 27 times, including this year. So in terms of professional competence, etc., we couldn't have had a more experienced and a highly decorated person at the command. The इंक्वायरी कोझीकोड जहाज हादसे के सिलसिले में दुबई के हिंदुस्तानी सफारत खाने ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, जो इस तरह हैं: 0565463903, 0543090572, 0543090575। इसके अलावा शारजा में एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। MEA ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो इस तरह हैं: 1800118797, 01123012113, 01123014104, 0112301797905। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर एयरपोर्ट कंट्रोल रूम का 048327199493, जबकि मल्लपुरम कलेक्ट्रेट का नंबर 048327363220 है और कोझीकोड कलेक्ट्रेट का नंबर 049523769001 है। जम्मू कश्मीर के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज मुल्क के आइंदा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ओहदे का हलफ लिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट हाउस में मुर्मू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। GC मुर्मू ने राजीव महर्षि की जगह ली है, जिनकी मुद्दत कार इस महीने की 7 तारीख को मुकम्मल हुई। CAG की तकर्री 6 बरस के लिए या 65 साल की उम्र पूरी होने तक जो भी पहले हो तब तक के लिए होती है। हलफ लेने के बाद GC मुर्मू ने अपना कामकाज संभाला। नोएडा सेक्टर 39 जिला अस्पताल की इमारत में 400 बिस्तरों के कोविड अस्पताल का आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। इस अस्पताल में 167 बिस्तरों पर ही कोरोना का इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में ICU वार्ड, इमरजेंसी समेत 2 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें हर वार्ड में 65 बिस्तर, डायलिसिस यूनिट, CT स्कैन और लैब का बंदोबस्त किया गया है। अस्पताल में 400 बिस्तरों का इंतजाम किया जा सकता है। ये अब तक का जिले में सबसे बड़ा जदीद कोविड अस्पताल है। अस्पताल की तामीर नोएडा के अथॉरिटी की जानिब से की गई है, जबकि टाटा ग्रुप और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 17 करोड़ की लागत से अस्पताल में वसाइल का इंतजाम किया गया है। यहाँ पहली मंजिल पर ICU
और इमरजेंसी और 5वीं मंजिल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर डायलिसिस यूनिट और सिटी स्कैन का इंतजाम है। यहाँ तकरीबन 100 तिब्बी एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए महकमे सेहत ने डॉक्टरों की फहरिस्त तैयार कर ली है। सभी डॉक्टर जिले के मुख्तलिफ CHC PHC से वाबस्ता हैं। कानपुर के IIT स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए कोविड-19 वायरस से निपटने में अहम आला मेयार के N95 और N99 फेस मास्क तैयार किए जा रहे हैं। फेस मास्क तिब्बी एहलकारों के साथ आम लोगों के लिए वायरस के फैलाव को रोकने में जरूरी हिफाजती कदम माना गया है। ये भारत के किसी भी तालीमी इदारे के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की जानिब से अपनी किस्म की पहल है। N95 और N99 ग्रेट फेस मास्क IIT के इंक्यूबेटर स्पिन नैनो टेक कंपनी और इंडिया फाइबर्स की ताउन से तैयार किया जा रहा है। 25,000 मास्क यौमिया तैयार करने का हदफ रखा गया है। ये आम लोगों को बहुत सस्ते दामों पर कंपनी की वेबसाइट के साथ साथ कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी दस्तयाब होंगे। अयोध्या में वज़ीर आज़म ने यही मास्क इस्तेमाल किया था। के प्रोफेसर इंचार्ज हूँ और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि 3 प्रोडक्ट्स हमारे जो कंपनी ने डेवलप किए हैं। एक है डिसइंफेक्शन चेंबर, दूसरा है वेंटिलेटर और तीसरा ये N95 मास्क, स्वासा मास्क दैट मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड बिफोर आर कमर्शियलाइज्ड टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। हम सबको पता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और बाहर से जो हम मंगवाते हैं उसका कोई क्वालिटी का भरोसा नहीं है, अंदर उतना प्रोडक्शन ज़्यादा है नहीं। तो हमें पता था कि हमारे एक इंक्यूबेटेड कंपनी है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं स्पिन नैनोटेक, वो कोलैबोरेट करके नीमा फाइबर्स और IIT कानपुर के कुछ प्रोफेसर से कोलैबोरेट करके N95 ग्रेड मास्क तो बना लिए हैं, लेकिन मास्क मैन्युफैक्चरिंग कैसे करे, इस लॉकडाउन के बीच कहाँ पे उनको जगह मिले मास्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इंक्यूबेटर ने इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया और इंस्टीट्यूट ने हमें परमिशन दिया कि टेम्पोररीली हम इंक्यूबेटर के अंदर ही इसका प्रोडक्शन चालू कर दे। आज हमें खुशी है कि जो मास्क स्वासा N95 मास्क IIT कानपुर और ईस्पिन नैनोटेक प्राइवेट लिमिटेड SIC IIT कानपुर द्वारा बनाया गया मास्क हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब शिलान्यास किया अयोध्या में तब पहना हुआ था। ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि ऐसे ओकेजन पे ये मास्क हमारे प्रधानमंत्री ने पहना और पूरी दुनिया ने इसको देखा। इस चीज़ से हमें खुशी होती है कि जो प्रोडक्ट हम IITs में बनाते हैं, जो प्रोडक्ट हम सोसाइटी के अच्छे काम के लिए बनाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उसके ऊपर ट्रस्ट और विश्वास दिखाना ये बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि उन्होंने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल की है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन प्रोग्राम के बाद प्रेस के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि 1000 साल तक कुदरत के आंधी तूफान सहने के बाद भी राम मंदिर पूरी तरह महफूज रहेगा। मंदिर की तामीर में इस तरह की आला तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नदियों में जिस तरह जमीन के नीचे सुतून बनाए जाते हैं, वैसे ही मंदिर के नीचे भी बनाए जाएंगे। मंदिर तामीर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राम मंदिर के लिए तरक्याती अथॉरिटी से नक्शा पास कराया जाएगा, जो सिर्फ मंदिर के लिए नहीं बल्कि कुल 70 एकड़ जमीन को जहन में रखकर बनाया जाएगा। चंपत राय ने यह भी वाज़ेह किया कि जब उन्होंने ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली थी तब ट्रस्ट के पास 12 करोड़ रुपए थे। अब तकरीबन 30 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर आए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने दंडवत प्रणाम किया वो हिंदुस्तानी सकाफत का मजहर है। अब सब तकनीकी काम है और वो तकनीकी ऐसे काम नहीं है जो हम अपने घर में छोटे मोटा मकान बनाते हैं, वैसा नहीं है। हमारी सोच है ये मंदिर 1000 साल तक इस सृष्टि के आंधी तूफान सहता रहेगा, तो इसलिए उतनी तैयारी की तकनीकी
उतनी तैयारी की तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसलिए कब होगा, कब से होगा, ये तिथि इसे बताना तो एक कपोल कल्पित बात है। आज जब राम मंदिर की तामीर शुरू हो रही है, तब जानकी महल ट्रस्ट का जिक्र करना जरूरी लगता है, जो कभी राम जन्मभूमि तहरीक का मरकज रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या का ये जानकी महल ट्रस्ट कभी राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र बिंदु था। देश भर के भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता और पदाधिकारी यहीं रुकते थे। यहीं से आंदोलन की रणनीति बनती थी कि कैसे राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता लालकृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो या कल्याण सिंह हो या राजमाता विजयराजे सिंधिया हो, ये सारे लोग इसी ट्रस्ट पर आकर ठहरते थे। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं आकर रुके थे। उस समय जब चूंकि उस समय कार सेवक फोरम नहीं बना था, तो आरएसएस, वीएचपी या बीजेपी के जो भी तमाम बड़े नेता थे, वो श्री जानकी महल में ही अपना निवास करते थे और यहीं पे उनके भोजन पानी और प्रसाद का सब व्यवस्था रहता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कमरा नंबर 108 है। अभी हम लोग ब्लॉक में खड़े हैं। ये भरत निवास कहा जाता है इस ब्लॉक को, और यहाँ 108 नंबर ये कमरा है। आप देख सकते हैं कि ये राजमाता सिंधिया जब भी आती थीं अयोध्या, राजमाता सिंधिया यहीं पे रुका करती थीं। और ये ठीक इसके सामने कमरा है 107। इसमें आपके मुरली मनोहर जोशी जी या फिर कहिए कि एल.के. आडवाणी जी रुका करते थे, और राजनाथ सिंह भी जब भी आते थे इसी कमरे में रुका करते थे। और जब मोदी जी मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या आए थे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय 1991-92 में, क्योंकि राजमाता सिंधिया यहाँ पे नहीं थी, तो मुरली मनोहर जोशी इस कमरे में रुके थे, और ठीक सामने 107 नंबर कमरे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय रुके थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। कहा जाता है कि जानकी महल ट्रस्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग रुकते थे। जहां भाजपा के बड़े नेता यहां अपना डेरा डालते थे, वहीं पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी यहीं आश्रय मिलता था। कुछ लोगों ने अयोध्या कांड में उस गोलीकांड का भी जिक्र किया, जब निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई गईं। समय जब वो गोली चली, उसके पहले ही सामने 45 नंबर कमरा है, यहीं पर अशोक जी और ये एसएनपी सिन्हा जो उस समय आईजी जोन थे, उन लोगों की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि देखिए, कारसेवकों को आप बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, किसी प्रकार से आगे मत बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि हमें आदेश पूरी तरह से मिल चुका है कि सीधे गोली चलाओ, कुछ कहना नहीं, किसी का आदेश की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन विवादित ढांचा ढहाया गया, उस दिन अशोक सिंघल ने यहाँ के प्रबंधक से कहा कि सुबह हम लोगों को भोजन करा देना, पता नहीं इस आंदोलन के बाद कौन वापस आएगा, कौन नहीं आएगा। ढांचा ढहने के बाद जब अशोक सिंघल जानकी महल ट्रस्ट लौटे, तो उनके सर में भी चोट लगी थी। उन्हें तुरंत भोजन देकर रवाना किया गया, क्योंकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी करना चाह रही थी। यहाँ से अशोक जी हम लोगों के सामने ही उस दिन निकले यहाँ से, लेकिन 2 घंटे के बाद ये पता लगा हम लोगों को कि वहाँ गोली चली है, ढांचा गिरा दिया गया। उसके आधे घंटे बाद अशोक जी अपने सर पे चोट अशोक जी को भी लगी हुई थी, अपना रुमाल हाथ से पकड़े हुए अपने यहाँ आए, और उसके बाद शाम को ये लोग यहाँ से अपने उसमें निकल दिए। जानकी महल ट्रस्ट जहां आंदोलन का बड़ा केंद्र था, वहीं ट्रस्ट के लोग भी इनकी सेवा सत्कार से लेकर रुकने की व्यवस्था में लगे हुए थे। अब लोगों में खुशी है कि आने वाला समय अयोध्या के विकास का समय है, और यहाँ एक बार फिर राम की नगरी में खुशहाली दिखेगी। अब तो स्वरूप इसका बहुत तेज बदलेगा, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक क्या नई तरह की अयोध्या बनेगी, तो उनका प्रयत्न बहुत बढ़िया है, और उनका इसमें चलेगा तो आगे अयोध्या का विकास तरक्की बहुत होगी। स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे भूमि पूजन के साथ ही रंगोली बनाई, और उन्हें लगता है कि अयोध्या अब अपने पुराने वैभव में लौटेगी, जब यहाँ अध्यात्म पर्यटन के साथ खुशहाली दिखेगी। पूरा अयोध्या बहुत खुशी का माहौल है आज का ये खुशी का दिन, और इस वजह से यहाँ से पूरे मोहल्ले वासी एक
तरफ से एकजुट होकर के, संलग्न होकर के अपना ये कार्य कर रहे हैं अपनी खुशी से। ये जानकी महल ट्रस्ट महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता यहीं से गुजरा है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। रियासत में 55 घंटे का लॉकडाउन जारी है। लखनऊ में इंतजामिया ने चौराहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। कल होने वाले बीएड के इम्तिहान के लिए इंतजामिया ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। प्रदेश में सप्ताह अंत में होने वाला लॉकडाउन एक बार फिर से जारी है। 55 घंटे के इस लॉकडाउन में हम देख सकते हैं राजधानी लखनऊ में यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है मुख्य चौराहों पर, और गलियों में वही लोग निकल रहे हैं जिनको अति आवश्यक कार्य है। हालांकि इस बार रविवार के दिन परीक्षा होने के नाते विद्यार्थियों को छूट दी गई है कि जो लोग उस परीक्षा में भाग लेंगे एडमिट कार्ड दिखाकर उनको निकलने की अनुमति होगी। बीएड की परीक्षाएं 9 अगस्त को 2 पालियों में प्रदेश के 73 जनपदों में 1571 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 4,05,145 परीक्षार्थियों का प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं तथा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ड्यूटियां लगाई जाएंगी तथा शांति व्यवस्थाएं बनाए रखा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल संबंधी जो भी ज़रूरतें हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। वैसे आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर नज़र बनाए रखे हुए है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि ना हो ऐसी जो कोविड का प्रोटोकॉल तोड़ती हो, इस लॉकडाउन का प्रोटोकॉल तोड़ती हो। हालांकि जिस तरीके से प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन निरंतर जांच हो रही है और ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और ये जरूरी है कि संयम के साथ सभी लोग मिलकर कोविड के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें, तभी इस कोरोना वायरस से हम लोग बचाव कर सकेंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। सोशल मीडिया पर यौम आज़ादी को लेकर काबिल एतराज़ ऑडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे ने बताया कि यौम आज़ादी के मौके पर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज ऑडियो या वीडियो उन तक पहुंचे तो फौरन पुलिस को इसकी इत्तला दें। आज सुबह से लखनऊ के कुछ मीडिया बंधुओं को एवं अन्य लोगों को भी एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से कुछ अज्ञात नंबरों से देश के इंडिपेंडेंस डे के संबंध में एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के अगेंस्ट मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस मामले में थाना हजरतगंज लखनऊ में FIR दर्ज की जा रही है एवं जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 वायरस के मुल्क में बढ़ते कहर का मजहबी प्रोग्रामों पर भी असर नजर आ रहा है। सारे त्योहार इस वबा की वजह से इस तरह से नहीं मनाए जा सके जिस तरह हर साल मनाए जाते थे। चंद रोज बाद गम का महीना मुहर्रम शुरू होने वाला है। मुहर्रम के दौरान लखनऊ में जुलूसों और मजलिस का इनेकाद होता था, लेकिन इस मरतबा वबा के मद्देनजर सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक मनाया जाएगा। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुहर्रम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि पूरा मुहर्रम सरकार और WHO के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए मनाया जाएगा। हद में साबिक अदादारों के घर में अदाखाने सजाए जाएं और फर्श अज़ा बिछाया जाए। हर मुनक्किद होने वाली मजलिस में और घरों में मुनक्किद होने वाली मजलिस में भी फासले का खास ख्याल रखा जाए। जिन जिन इलाकों या शहरों में मरकज़ी मजलिसें होती हैं, इसमें जहां तक मुमकिन हो ऑनलाइन या मजहबी TV चैनल के ज़रिए फासले बरकरार रखते हुए मजालिस को सुना जाए। मजलिस में हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो मास्क पहन कर आए और मजलिस में दाखिले के दरवाजे पर मास्क की फराहमी का इंतज़ाम रहे और हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का इंतज़ाम रहना चाहिए है। बुजुर्ग, बच्चे और हामिला ख़वातीन घरों पर ही रहकर ऑनलाइन मजलिस में शिरकत करें। मोमिनीन अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया और मेडिकल हिदायत पर अमल करें। जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, ज़िला इंतज़ामिया है और मेडिकल की जो हिदायत है, WHO की जो गाइडलाइन है, उसके ऊपर हमें अमल करना है।
मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। कोविड-19 के पेश नज़र एहतियात भी बढ़ती जा रही है। जन्मभूमि को सजाया जा रहा है। सयाहों को वायरस के पेश नज़र कम से कम तादाद में आने की सलाह दी जा रही है। जो लोग इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं उनके लिए लाइव नशरिए का इंतजाम किया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों में दाखिला ममनू रहेगा और प्रसाद और जल अभिषेक की रस्म भी इस मर्तबा अदा नहीं हो पाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि पर ठाकुर जी का 5248वां दिव्य जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाने की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इस अवसर पर चूंकि श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं है, उससे भी बिना प्रभावित हुए क्योंकि 33 कोटि देवता भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है, हमारी मान्यता है। तो संपूर्ण मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य विद्युत सजावट से सजाया जाएगा। भगवान इस वर्ष जो है पूर्णेंदु कुंज पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी पुष्प वृंत पोशाक को धारण करेंगे जो अत्यंत मनोहर और बहुत ही चित्ताकर्षक है। तो ऐसी पोशाक में जब ठाकुर जी धारण करेंगे तो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन जो भी श्रद्धालु प्रसारण के विभिन्न माध्यमों से कर पाएंगे, उनको ऐसा अनुभव हो कि वह स्वयं भगवान की जन्मभूमि में आयोजित हो रहे इस जन्माष्टमी महोत्सव का अंग हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। भारत चीन सरहद पर तैनात जालौन के जवान धर्मपाल की शहादत के बाद जुमे को उनका जसद खाकी उनके आबाई गांव पहुंचा, जहां पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूम अदा की गई। उरई के एसडीएम समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जालौन के उरई तहसील के जयसारी कला गांव के रहने वाले शहीद जवान धर्मपाल का इंतखाब 2001 में फौज में हुआ था। वो फौज में आर्टिलरी में हवलदार थे। वो भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख के पहाड़ों पर तैनात थे, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई और चंडीगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान 5 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया। ये जयसारी कला में श्री शहीद धर्मपाल जी सनाफ राजा राम जी ये लद्दाख में तैनात थे और वहाँ से फिर जो है कि जैसा कि बताया गया कि गिरने के कारण सर में चोट लग गई और फिर वहाँ पे चंडीगढ़ में लाए गए, जहाँ पे इनका शहीद हो गए हैं। और यहाँ जयसारी कला में उनका जो है आज यहाँ पे देहावत पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि की गई है सम्मान के साथ। घर वालों ने ज्ञापन दिया है, पेट्रोल पंप की मांग रखी है और क्या कहते हैं बच्चे की शिक्षा की बात की है। गोंडा के भिकारीपुर सिकरौरा बांध में कटान की वजह से आसपास के सैकड़ों गांवों में पानी भरने लगा है। फिलहाल घाघरा का पानी घटने से थोड़ी परेशानी कम हो सकती है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन बंसल ने बताया कि भिकारीपुर बांध कटने से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया सरगर्म है। इंतजामिया का जोर इस बात पर होगा कि आबादी वाले इलाकों में पानी न भर सके। उन्होंने बताया कि गांव के 42 कुनबों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है और जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं उन्हें राहत अशिया फराहम कराने की हिदायत दी गई हैं। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुंचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं। उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की हम व्यवस्था करा रहे हैं। उन सभी को जिसको भी ज़रूरत होगी राहत के पैकेट दिए जाएंगे। उसके अतिरिक्त उनको जो खाद्य सामग्री है वो भी दी जाएगी। और अभी हमारी कोशिश ये है कि आगे जो हम एक ठोकर बनाते हुए एक रिंगबंद तरीके का बनाते हुए इसको आगे आबादी क्षेत्र में जाने से रोकने का हमारा प्रयास है। और आगे जो हमारे अनुमान है उसमें यह है कि पानी का बहाव आगे आने वाले समय जो पानी का गौज है वो नीचे होगा, जिससे कटान भी रुकेगी और उसके अतिरिक्त हमारा जो पानी आगे बढ़ने से उसमें भी रोका है। देखिए अभी तक जो पानी है वो आबादी में नहीं पहुंचा है। धीरे धीरे करके वो आबादी में पहुंचने की एली परसौली का जो हमारा ग्राम पंचायत का एक मजरा है बिशनपुरवा, उसमें पानी जाना उसके खेतों में शुरू हुआ है। उसके जो गन्ने के खेत हैं उसमें पानी पहुंचा है। हमारी कोशिश ये है कि आबादी में कहीं भी इसका प्रभाव ना हो, पर एहतियातन वहाँ की जो आबादी है जो मैंने पहले बताया 42 परिवार और
उसमें 162 लोग उनको हम शिफ्ट करा रहे हैं और उनको हर संभव जो सहायता है जहाज सामग्री समेत उनको मुहैया कराएंगे। सर कहीं बाद में जांच का विषय है, परंतु जैसे आप जानते हैं पिछले 3 दिन पहले भी बांध पे कटान हो रही थी और लगातार मेहनत करते हुए उस बंदे को फिर से रोका गया था, इसमें सेटवर्क बनाया गया था। हमारा प्रयास अब भी यही है कि आबादी में कोई प्रभाव ना हो और कम से कम क्षति हो। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि सभी लोगों को हम राहत सामग्री पहुंचा सकें और उसके अतिरिक्त किसी को भी जनहानि या पशु हानि होने से हम बचा सकें। भारत सरकार के मुताबिक रियासत में 1 से 19 साल तक के बच्चों में पेट के कीड़ों से मुतासरीन की तादाद 76% है। इसके पेश नज़र रियासत में 2 मरतबा कीड़े से निजात मुहिम चलाई जाती है। कोविड वायरस के सबब स्कूल और आंगनबाड़ी मरकज बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चों की इस मरतबा घर जाकर एलोवेंडाजोल दवा तकसीम की जाएगी। पहला दौर 10 अगस्त 2020 से 10 दिन तक चलेगा। इसमें अमेठी, अमरोहा, बांधा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शाहजहांपुर और सोनभद्र शामिल हैं। बाकी 64 अजला में मरहलेवार सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये मुहिम चलाई जाएगी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। एयर इंडिया का बोइंग 737 तैयारा केरल के कोझिकोड में हुआ हादसे का शिकार। तैयारे में सवार थे 191 लोग, 17 की हुई मौत। वज़ीर आज़म ने जाहिर किया रंज। जम्मू कश्मीर के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने सीएजी का ओहदा संभाला। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पताल का किया इफ्तिताह। इसमें मरीजों को डायलिसिस यूनिट, सिटी स्कैन समेत मिलेंगी जदीद सहूलियात। और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि 1000 साल तक महफूज रहेगा राम मंदिर। इस तरह की जा रही है तामीर। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। नमस्कार।